कैसे हम जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं या कैसे वहाँ के जीव जंतु रहने वाले हैं वो कैसे एमपी के लिए, झारखंड के लिए और छत्तीसगढ़ का चूंकि जंगल कट जाएगा तो कितना प्रभावित करेगा यहाँ के आम नागरिकों को। जिस कॉर्पोरेट समूह को बचाने के लिए या जिस कॉर्पोरेट समूह के मुनाफे के लिए आप अपने ही निर्णयों से पीछे हट रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति से पूछा जाएगा कि कोयला उन जगह से निकलना चाहिए जहां कम नुकसान है या कोयला उन जगह से निकलना चाहिए जहां ज्यादा नुकसान है। जब नोगो की बात आई थी तब उस नोगो के पॉलिसी के साथ ये कहा गया था कि यदि नोगो इलाके इस देश में छोड़ के भी खनन होगा तो 100 सालों के लिए आपके पास कोयले की उपलब्धता है। मतलब हसदेव के जंगल यदि 100 साल बाद भी उजड़ेंगे तो देश में कोयले का संकट नहीं होने वाला है। यदि बाकी जगह कोयला नहीं होता और अंतिम विकल्प हसदेव होता तो हसदेव उजड़ता है। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का यूथ विंग्स के खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम व्यक्ति विशेष की नहीं मुद्दे विशेष की बात करेंगे, जहां पर आपके और मेरे जीवन को डायरेक्ट प्रभावित करने वाला विषय आज हमने चुना है। विषय है हसदेव अरण्य, जिसकी बात कोयले को लेकर बहुत दिनों से चल रही है। सालोक शुक्ला जी हैं, काफी लंबे समय से इस विषय पर काम कर रहे हैं, तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी। सबसे पहले तो उससे भी पहले जानना चाहेंगे कि ये अरण्य बचाओ जो है, हसदेव अरण्य बचाओ, ये क्या चीज है? देखिए, जो हसदेव अरण्य की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये जो पूरा वन इलाका है करीब 1700 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। मध्य भारत का एक सबसे संपूर्ण एक समृद्ध वन इलाका है और ये इकलौता एक जंगल है जो कि मध्य प्रदेश के पेंच और कान्हा का जो टाइगर रिजर्व है इसको झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के साथ कनेक्ट करता है। तो एक तरीके से दो वाइल्ड लाइफ इलाके हैं, उनके बीच का ये जंगल है। ये जंगल हसदेव नदी का कैचमेंट है और इस कैचमेंट में हम जानते हैं कि हसदेव नदी पे बांगो बांध बना है, मिनी माता बांगो बांध, और बांगो बांध से जांजगीर जिले में लगभग जांजगीर, बिलासपुर और कोरबा जो जिला है, कुछ हिस्सा रायगढ़ का, करीब 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। ये वही जंगल है, इसकी जो डेंसिटी है फॉरेस्ट की वो काफ़ी ज़्यादा है, जो जैव विविधता है वो काफ़ी समृद्ध है और वाइल्ड लाइफ का कॉरिडोर है। और वाइल्ड लाइफ के कॉरिडोर विशेष रूप से ये हाथी का इलाका है और हाथी का कॉरिडोर भी है और उनका रहवास इलाका भी है। और इन्हीं सब खूबियों के कारण एक 2010 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जयराम रमेश उस समय उसके पर्यावरण मंत्री थे, तब एक देश में एक अध्ययन किया गया था MOF के द्वारा और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक अध्ययन करवाया गया था कि जो कोल बेरिंग एरियाज हैं उन कोल बेरिंग एरियाज में कहाँ माइनिंग होनी चाहिए, कहाँ माइनिंग नहीं होनी चाहिए। उस अध्ययन के आधार पे जो देश के कुल कोल बेरिंग एरियाज का 10% इलाका ऐसा था जिसे नोगो एरिया की संज्ञा दी गई थी। नोगो एरिया का मतलब ये था कि यहाँ माइनिंग पे पूर्णतः प्रतिबंध। जो नोगो इलाके के बाहर के एक क्षेत्र है वहाँ पे माइनिंग होगा, लेकिन वो नियमों के अधीन, प्रक्रियाओं के अधीन ही वो प्रक्रियाएं चलेंगी। तो ये जो 10% का इलाका था उसमें हसदेव एक इकलौती कोल फील्ड थी पूरे देश में जो पूरी की पूरी नोगो घोषित की गई थी। और उस समय भी 20 कोल ब्लॉक विभिन्न कंपनियों को आवंटित किए गए थे, लेकिन नोगो घोषित होने के बाद किसी भी कोयला खनन परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई थी। बाद में 2012 में काफ़ी कॉरपोरेट के दबाव के बाद, राज्य सरकारों के दबाव के बाद 3 कोल ब्लॉक को वहाँ स्वीकृति दी गई थी, जिसको ये कहते हुए दी गई थी कि ये मुख्य हसदेव एरिया में नहीं बल्कि हसदेव के फ्रिंज में है। और फ्रिंज बोलते हुए परसा ईस्ट केतेवासन, जो कि राजस्थान सरकार का कोल ब्लॉक है और उसमें MDO अडानी के पास है, अडानी माइनिंग कर रहा है, और एक टाला कोल ब्लॉक। 2012 में परसा ईस्ट को स्वीकृति मिली और परसा ईस्ट में स्वीकृति के बाद माइनिंग भी शुरू हुई, लेकिन उसके बाद किसी अन्य कोल ब्लॉक को कोई भी वहाँ पे स्वीकृति नहीं दी गई और हसदेव एक तरीके से संरक्षित रहा। लेकिन धीरे धीरे यूपीए के समय ही नोगो को कमजोर किया गया और उसके बाद मोदी सरकार जब केंद्र में सत्ता में आई उस पूरे कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया गया। हालांकि एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसके पैरामीटर वही थे
थोड़े बढ़ाए गए कि डेंसिटी उसमें ज़्यादा देखी गई, हाइड्रोलॉजी और ये सारे एस्पेक्ट के आधार पे उसकी एक नई थ्योरी आई कि वायलेट इनवायलेट। तो जो इनवायलेट एरिया थे जहाँ पे माइनिंग नहीं होनी चाहिए, और अभी भी उस इनवायलेट की सूची में आप विश्वास करेंगे कि सबसे ज़्यादा कोल ब्लॉक जो है, लगभग 20 के 20 कोल ब्लॉक इनवायलेट हैं हसदेव के। लेकिन अभी भी उस इनवायलेट वायलेट पॉलिसीज को भी नोटिफाई नहीं किया गया, और कोयला मंत्रालय हसदेव के कोल ब्लॉक को आवंटित भी कर रहा है, और पर्यावरण मंत्रालय स्वीकृतियां भी दे रहे हैं। और आज के डेट में एक सबसे बड़ा जो खतरा ये है कि उस हसदेव में नए कोल ब्लॉक में खनन की स्वीकृतियां दी जा रही हैं, जिसके खिलाफ वहां के आदिवासी आंदोलनरत हैं। और यदि वहां पे खनन हुआ तो निश्चित तौर पे जो हसदेव का समृद्ध वन इलाका है वो खत्म होगा, वहाँ की जैव विविधता का खत्म होगी, और उस जंगल के खत्म होने से, क्योंकि वो कैचमेंट है हसदेव नदी का, बांगो बांध पे प्रभाव पड़ेगा। और ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम दस्तावेजों में ये बातें सामने आई हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो मानव हाथी द्वंद्व का सवाल, जो आपने एक सवाल किया कि छत्तीसगढ़ के अंदर आज 16 जिले मानव हाथी द्वंद्व से प्रभावित हैं। इन 16 जिलों में आप पिछले 3 सालों के घटना जो विधानसभा में सवाल आए हैं, उसमें विधानसभा में ये स्वीकार किया गया है कि 3 सालों में 45 हाथी मारे गए हैं और 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो जो मानव हाथी संघर्ष है वो छत्तीसगढ़ में दिन पे दिन बढ़ रहा है। आज छत्तीसगढ़ के अंदर हाथी जो है वो स्थायी रूप से रहेंगे, और जब हाथी स्थायी रूप से हैं तो आपको उनको बड़े एरिया को छोड़ना पड़ेगा। यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो ये संघर्ष बढ़ेगा। और आज की स्थिति यही है जो आपने कहा कि माइनिंग होने से जो कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। जो पूरा हसदेव का इलाका है, हसदेव के क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन किया गया है, और ये अध्ययन देश के 2 प्रतिष्ठित संस्थानों ने किया है, WII भारतीय वन्यजीव संस्थान और ICFR। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि परसा ईस्ट केतेवासन के अलावा अन्य किसी भी खनन परियोजना को स्वीकृति दी गई तो जो मानव हाथी द्वंद्व का जो संकट है ये इतना विकराल हो जाएगा कि आप कभी इसको संभाल नहीं पाएंगे। तो दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि हम कोयले के लिए, क्योंकि कोयला आपके पास और भी ऑप्शन उपलब्ध हैं, लेकिन हसदेव से ही कोयला निकालना है, ये जो जिद है, जिस जिद में कुछ कॉरपोरेट भी शामिल हैं, सरकार भी शामिल है, आप उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में एक गंभीर संकट के रूप में सामने आएगी, एक गंभीर विनाश लेके आएंगे। लेकिन उन सारी चेतावनी और सारे संकट को दरकिनार करके हसदेव के अंदर खनन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। क्या ऐसी परिस्थिति है कि कोयला ही खनन करना जरूरी है? जब आप वायु से ऊर्जा बना रहे हैं, जब आप पानी से बना रहे हैं, जब आप सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी परिस्थिति है आज भी देश? देखिए, ये आपने देखा होगा कि COP26 हुआ, जिसमें बहुत सारे देशों ने ये बात कही कि फेज आउट की बात है ना, कि कोयले से बाहर निकलना, ठीक है। भारत ने कहा कि फेज डाउन की बात है ना, कि हम फेज डाउन करें, मतलब धीरे धीरे हम कोयले से विड्रॉ करेंगे, और जो टारगेट रखा गया 2070 का रखा गया, जबकि ये बात आ रही थी कि 2030 तक। हालांकि भारत ने ये भी कहा कि हम 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 50% कैपेसिटी तक हम बढ़ा लेंगे। तो जब आप एक तरफ रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो फिर कोल का हिस्सा कम भी होना चाहिए साथ में। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, आप जलवायु परिवर्तन से में भारत का आप जो है वो एक महत्वपूर्ण कमिटमेंट भी कर रहे हैं कि हम इस लड़ाई में साथ हैं। लेकिन भारत के अंदर जब आप बोलते हैं कि हम कोयले का उत्पादन 1 बिलियन टन करेंगे और 2030 तक हम 2 बिलियन टन लेके जाएंगे, तो फिर आप उस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। सवाल ये है कि देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आज कोयले का उत्पादन आप एकदम से खत्म कर देंगे। ये स्थिति ये है कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा और धीरे धीरे कोयले के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार की जो पॉलिसी सामने आ रही हैं, जो टारगेट सामने आ रहा है, उससे कहीं पे भी ये दिखाई नहीं दे रहा है कि सरकार कोयले से पीछे हटने वाली है।
हम भी ये मानते हैं कि कोयला आधारित जो विद्युत उत्पादन है, आज हमारा जो 70% उत्पादन है वो कोयला आधारित है। आप उसको एकदम से खत्म नहीं कर सकते, आपको धीरे धीरे करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना होगा, कोयले को कम करना होगा, लेकिन उसकी पॉलिसी के डायरेक्शन आपके वो होने चाहिए। यदि पॉलिसी की दिशा ही वो नहीं है तो फिर संभावना नहीं है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, आप देखेंगे कि पिछले 2014 से लेके अभी तक ये लगातार बात आ रही है कि कोल गेट के बाद कोयला के सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी थी भारत देश के अंदर कि कैसे पूरे कोल सेक्टर को रिफॉर्म किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोल सेक्टर को रिफॉर्म तो नहीं किया गया है, बल्कि कोल सेक्टर को एक करप्शन और कॉरपोरेट के हाथ में सौंपने की कहीं एक दिशा में पॉलिसीज आगे बढ़ रही हैं। आज आपने शुरू में कहा कि हम कोल ऑक्शन करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे, फिर आपने कहा कि ऑक्शन नहीं हो रहा है, अलॉटमेंट रूट में आपने साले कोल दे दिए, अलॉटमेंट के बाद उन कोल ब्लॉक को राज्य सरकारों ने एमडीओ में दे दिए, फिर आपने कमर्शियल माइनिंग के लिए अलाउ कर दिया। आज यदि आप कह लें कि कोयले का संकट है तो क्यों कमर्शियल माइनिंग आप अलाउ कर रहे हैं? पहले पावर प्लांटों को तो कोयला मिलना चाहिए। तो सवाल ये है कि ये पॉलिसीज के आपके रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि हम जाना कहाँ चाह रहे हैं। दूसरा सवाल मैं भी ये स्वीकार करता हूँ कि कोल जो है वो समय के साथ कम होगा, लेकिन आपको ये तो देखना पड़ेगा कि कोल कहाँ निकलेगा, कहाँ नहीं निकलेगा। क्या हसदेव जैसे इलाके जो सबसे समृद्ध वन इलाके हैं, ग्रीन फील्ड एरियाज हैं, आप वहाँ से कोयला निकालेंगे या ऐसी जगह से कोयला निकालेंगे जहाँ पे पर्यावरण का कम नुकसान होगा? तो सवाल ये है कि कोयला निकलेगा, कितना निकलेगा और कहाँ से निकलेगा, हम कैसे कोयले की खपत को कम करके रिन्यूअल की ओर जाएंगे। ये यदि पॉलिसीज में नहीं होगा तो अंततः हम एक उस विनाश के रास्ते को ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा ये है वो है कॉर्पोरेट इंटरेस्ट का। आपने कहा कि क्यों शिफ्ट नहीं हो रहा है। देखिए, कोयले में प्रॉफिट बहुत है और आज के समय कोयले में बड़े कॉर्पोरेट सामने आ रहे हैं और आप मान के चलिए कि आने वाले दिनों में कोल इंडिया की जगह कोई एक प्राइवेट कंपनी होगी और वो कोल इंडिया की जगह लेगी। जिस दिन रिन्यूअल में एक बड़ा प्रॉफिट होगा उस दिन यही कॉर्पोरेट रिन्यूअल की ओर शिफ्ट करेंगे। तो सवाल है कि पॉलिसीज किसके इशारों पे बन रही हैं। आज कॉर्पोरेट को कोल चाहिए है, इसीलिए सरकार कोल की बात कर रही है। जिस दिन कॉर्पोरेट का कोल से इंटरेस्ट हटेगा, यही कॉर्पोरेट जो है रिन्यूअल की ओर शिफ्ट होगा। तो मेरा अगला सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में हमारे पास चिरमिरी जैसा भी एक ऑप्शन है जहाँ पे ऑलरेडी भी कोयला बचा हुआ है। तो कौन सी ऐसी पॉलिसीज है जिसमें वहाँ के कोयले को निकालने की जगह, जो ऑलरेडी काफी मात्रा में है, वहाँ के कोयले को निकालने की जगह एक समृद्ध वन को खत्म किया जा रहा है और वहाँ से कोयला निकालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सवाल बार बार यही आ रहा है कि ऑलरेडी छत्तीसगढ़ आज जो देश का कुल कोयला का उत्पादन है उसमें करीब 165 से 170 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर रहा है। हम लगभग देश का 21% कोयला छत्तीसगढ़ से जा रहा है। चाहे चिलमिली की बात करिए, चाहे कोलबा कोल फील्ड की बात करिए, चाहे मांडलागढ़ कोल फील्ड की बात करिए, और सबसे ज़्यादा आज भी जो कोयले का उत्पादन है वो SCCL कर रहा है। सवाल ये है कि जो पूरा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और जिस तरीके से हसदेव को जाड़ने की बात आ रही है, ऐसा नहीं है कि देश में कोयले का संकट है। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले ही जब एक पूरा माहौल बनाया गया था कि देश में कोयला का संकट, और अभी भी बनाया जा रहा है, देश के कोयला मंत्री ने बहुत लोकसभा में अपने सवाल के एक जवाब में बहुत साफ तौर पे ये कहा था कि देश में कोई भी कोयला संकट नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि जो कोयला संकट हुआ है वो कोयले के निकासी के कारण हुआ है। निकासी का मतलब ये कि बारिश में पानी के कारण जो कोयला निकलना था वो कोयला नहीं निकल पाया। तो एक मैनेजमेंट का इशूज मुख्य रूप से है। कोयले की कमी नहीं है, आपके पास जितनी कोयले की जरूरत है उतना कोयले का उत्पादन हो रहा है। तो एक अनावश्यक तौर पे एक माहौल क्रिएट किया गया है कोयले की कमी को लेकर। दूसरा सवाल ये है कि जो छत्तीसगढ़ के जो हसदेव की जो पूरी लड़ाई चल रही है, हसदेव में बार बार ये कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार के लिए कोयला चाहिए। हमें याद है कि 4 महीने पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री और पूरे मीडिया में बात चल रही थी कि यदि हसदेव से कोयला नहीं मिलेगा तो राजस्थान के पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, और मीडिया लगभग ये खबर चला रहा था कि 7 दिन के अंदर कोयल प्लांट बंद हो जाएंगे।
6 महीने हो गए हैं, पलसा कोल ब्लॉक की क्लियरेंस मिला है, अभी तो कोयला नहीं जा रहा है, लेकिन अभी कोई संकट नहीं है, अभी कोई खबर नहीं है और पावर प्लांट चल रहा है। देखिए, एक माहौल को पूरा बनाया गया और इस माहौल को बनाने के पीछे कॉर्पोरेट समूह का हाथ है, जो कॉर्पोरेट समूह उस कोयले से मुनाफा कमा रहा है। आप देखेंगे कि हसदेव से जो पलसा ईस्ट केतेवासन कोल ब्लॉक है, 2012 से वो खदान संचालित है और आज भी माइनिंग हो रहा है। जब खदान आवंटित हुई थी राजस्थान को, उस समय उसकी कैपेसिटी थी 10 मिलियन टन। 2018 में उसकी क्षमता बढ़ा के 15 मिलियन टन कर दी गई और आज उसकी क्षमता बढ़ा के 18 मिलियन टन कर दी गई। लगभग 80% आपने उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया है और वो कोयला लगातार जा रहा है, उस कोई भी कोयला रुका नहीं है। जो पलसा कोल ब्लॉक की बात है, पलसा एक नया कोल ब्लॉक है, जिस कोल ब्लॉक से कभी कोयला गया ही नहीं है, वो ना खुलने से कोयला संकट कैसे पैदा हो जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि राजस्थान के जितने भी पावर प्लांट हैं, जो पलसा ईस्ट केतेवासन से कोल जा रहा है वो तो लगातार जा रहा है, जो बाकी के पावर प्लांट हैं उनका कोल इंडिया के साथ कोल लिंकेज से कोयला जा रहा है। और राजस्थान के जो ऊर्जा मंत्री, उन्होंने भी विधानसभा में सवाल का जवाब दिया और उन्होंने ये बात कही, स्वीकार किया कि कोयला का संकट इसीलिए हुआ क्योंकि कोल इंडिया से जो हमें कोल मिल रहा है वो बारिश के कारण कोल की सप्लाई में कमी हुई, बारिश के कारण, और वो सप्लाई नॉर्मल हो गई और आज के समय कोल संकट नहीं है। तो सवाल ये हो रहा है कि देश का कोयला मंत्री कह रहा है कोल संकट नहीं है, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री विधानसभा में कह रहे हैं कोल संकट नहीं है, पलसा ईस्ट केतेवासन से लगातार कोयला राजस्थान को जा रहा है, फिर वो कौन लोग हैं जो कोयला संकट का माहौल बना रहे हैं। फिर सवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि आप बार बार पत्र लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं पलसा कोयला खदान को शुरू करवाने के लिए। ये पलसा कोयला खदान राजस्थान के से ज्यादा उस कॉर्पोरेट समूह के लिए महत्वपूर्ण है, जो कॉर्पोरेट समूह के पास एमडीओ अनुबंध है और जिससे करोड़ों रुपए जो है गैरकानूनी तरीके से उस कॉर्पोरेट समूह को लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो कोयला संकट, और सवाल ये है, देखिए कि कोयला एक ऐसा विषय है जिसपे लोगों को सामान्यतः डेटा पता नहीं होता है ना। मीडिया में आया कोयला संकट है तो लोग मानने लगते हैं कोयला संकट है, उसके पीछे सच्चाई ना लोग जान पाते हैं, ना वो सोर्सेज हैं कि हकीकत में कोयला संकट है या नहीं है। तो कोयला संकट की आड़ लेके कुछ कॉर्पोरेट समूह, है ना, मैं उसमें नाम भी लेना चाहूंगा कि जो सबसे बेनिफिशियरी अडानी समूह, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो तमाम राज्य सरकारों के कोल ब्लॉक है वो अडानी समूह के पास है, और वो एक कॉर्पोरेट समूह के इशारे पे एक माहौल को क्रिएट किया जा रहा है ताकि आसानी से उसको कोल ब्लॉक भी हासिल हो, और सिर्फ कोल ब्लॉक हासिल ना हो बल्कि कोयला ब्लॉक में माइनिंग शुरू करने के लिए जो वहां रहने वाले आदिवासी हैं उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा सके। जो पर्यावरण की जो बात हो रही है कि किस कीमत पे कोयला निकलेगा, उस बहस को खत्म किया जा सके ताकि हसदेव जैसे जंगलों का विनाश हो और कोई सवाल ना हो, क्योंकि देश में कोयला चाहिए और बिजली चाहिए। तो कोयला संकट का माहौल खड़ा किया जाता है कुछ कॉर्पोरेट के मुनाफे के लिए। तो यहाँ पे जो मेरे को आपसे चर्चा करके बातें जो समझ में आ रही है, उसमें बहुत डायरेक्ट बात तो यही समझ में आ रही है कि कोयले का संकट नहीं है देश में। आज भी जितनी माइनिंग के लिए स्पेस है जहाँ पे चल रही है, उससे कोयला हमारे पास सुचारू रूप से आ रहा है। बिजली संकट उसकी वजह से तो हमारे पास नहीं आने वाली है अगले कई सालों तक। बिजली का संकट प्रबंधन का संकट है हमारे देश में, कोयले का संकट प्रबंधन का संकट है, कोयले की आपूर्ति का सवाल है। आपको मैं बता देता हूं कि 2014 से लेके 2000 आज तक की तारीख में लगभग 460 से 500 मिलियन टन कैपेसिटी के कोल ब्लॉक अलॉटेड हुए हैं और वो कोल ब्लॉक चालू नहीं है आज के समय। सवाल ये है कि, और जो बार बार ये बात कही जाती है कि हमें कोल को आयात करना पड़ रहा है। देखिए, जो कोल आयात हो रहा है वो अधिकतर कुकिंग कोल है ना, या स्टील इंडस्ट्रीज के लिए उपयोग के लिए कोल है। कुछ कोयला है जो कि इंपोर्टेड कोल के आधार पे जो थर्मल पावर प्लांट लगे थे, जैसे गुजरात में टाटा कोल, मुंड्रा का, जो इंपोर्टेड कोल के आधार पे था। अदरवाइज पूरे देश के अंदर जो कोयला है वो पावर प्लांटों के लिए
वो सारा कोयला जाल है। तो हमारे जो पावर प्लांट हैं इस देश के, वो कोयले के आयात के आधार पे नहीं चल रहे हैं, वो भारत देश में उपलब्ध कोयले के आधार पे चल रहे हैं। और किसी भी पावर प्लांट के पास कोयले का संकट नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि कोई पावर प्लांट कोयले की कमी के कारण आज के समय बंद नहीं है। ये बात कोयला मंत्री बार बार कह रहे हैं। सवाल ये होता है कि कोयले की आपूर्ति, आपको कोयला खदान से लेके पावर प्लांट तक ले जाना है, आप इस आपूर्ति को कितना सुचारू रूप से रखे हुए हैं। तो ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश है कि देश में कोयला संकट है। ये एक पूर्ण रूप से प्रबंधन का कारण है, जिसके चलते ये दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। अब मैं वापस आती हूँ शहरी क्षेत्र में। हर कोई पर्यावरण बचाने की बात करता है, हर कोई अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने से जितना हो सकता है वो कोशिश भी करता है, और उतना ही हम कंक्रीट की जंगल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है अगर एक जंगल छत्तीसगढ़ से कम हो जाता है, क्योंकि 30 अलॉटेड है कोल माइंस के लिए अभी। कैसे हम जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं या कैसे वहाँ के जीव जंतु रहने वाले हैं, वो कैसे एमपी के लिए, झारखंड के लिए, और छत्तीसगढ़ का चूंकि जंगल कट जाएगा तो कितना प्रभावित करेगा यहाँ के आम नागरिकों को। आज उत्तर छत्तीसगढ़ के अंदर जब आप बिलासपुर से सरगुजा की तरफ जाएंगे, हसदेव एक सबसे समृद्ध इकलौता एक वन क्षेत्र बचा हुआ है, ठीक है। जब आप सरगुजा के साउथ सरगुजा जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कम जंगल बचा हुआ है। और ये जो जंगल है, ये जंगल छत्तीसगढ़ के पूरे मानसून और देश के मानसून के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये जंगल कटेगा तो जो मानसून पे प्रभाव पड़ेगा, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए इसका इम्पैक्ट होगा। अभी कई अध्ययन सामने आए हैं जिसमें बड़े पैमाने पर यह स्वीकार किया गया है कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेजी से जो है वो जो रेगिस्तान बनने की जो प्रक्रिया है, जो डिजर्टिफिकेशन है, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो एक आप उस जंगल का विनाश करिए, सीधे रूप से जो मानसून के परिवर्तन के जो खतरे हैं वो सब हम सबको झेलना पड़ेगा। आज हम रायपुर में बैठे हैं, लगभग 43-44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। आप इन जंगल को जाड़िए, टेम्परेचर 47 डिग्री पहुंचने वाला है, ठीक है। तो ये सबके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है इन जंगलों, क्योंकि हमारे जो जंगल हैं वो तापमान को नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पहला। दूसरा, इन जंगलों को आप काटेंगे तो जो जांजगीर के किसान हैं, जिनकी आत्मनिर्भरता उस बांगो डैम और उसके पानी से है, निश्चित तौर पे वो जंगल के कटने से सीधा प्रभाव उस बांगो डैम पे होना है और उसका संकट उन 4 लाख किसानों के ऊपर पड़ने वाला है। अब 1970 के पहले का जांजगीर देखिए, जब बांगो डैम नहीं बना था, जब वहां पे 2 फसली सिंचाई की सुविधा नहीं थी, उस समय जांजगीर जिले की हालत क्या थी, और बांगो बांध बनने और कैनाल से सिंचाई के बाद बांगो की स्थिति क्या है। तो हमने पानी लाने के लिए करीब 60 से 70 गांव उजाड़े, और आज हम उस माइनिंग के लिए उस डैम को खतरे में डालने की बात कर रहे हैं। तीसरा जो बड़ा सवाल है कि हसदेव जंगल की जैव विविधता इतनी समृद्ध है कि वो हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है। उस जंगल के विनाश से सवाल, आप हम लोग की जो नजरिया है जंगल को देखने का, वो जंगल को हम पेड़ के रूप में देखते हैं। उस जंगल में असंख्य तरीके के जीव जंतु मौजूद हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट उपलब्ध हैं जो सदा के लिए खत्म हो जाएगा। और उस जंगल के खत्म होने से जो वन्य प्राणी का खतरा है, आज हाथी आरंग तक पहुंच चुका है। आज हाथी जो है बस्तर के भानु प्रतापपुर तक पहुंच गया है। आप उन जंगलों को खत्म करिए, आने वाले दिनों में रायपुर शहर में हाथी घूमेगा, है ना। तब हमें समझ में आया कि उन जंगलों को विनाश से क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो ये पूरी जो विशेष चर्चा थी आलोक शुक्ला जी के साथ ही, जो लगभग 1 डिकेड से हसदेव अरण्य को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, समाज सेवी हैं। काफ़ी इनका रिसर्च रहा है जितनी अभी तक बात हुई। तो शुक्ला जी, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारा समय हमें दिया। तो अगर आप ये सारी बातें सुनने के बाद, अखबारों में छप रही हसदेव को लेकर खबरों को पढ़ने के बाद भी ये सोच रहे हैं कि जो हम अभी जो प्लांटेशन कर रहे हैं या जो
प्राकृतिक रूप से जो जंगल है उनको नष्ट हो रहे हैं तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं और आजू बाजू में प्लांटेशन करके खुश हो रहे हैं, तो ये शायद आपके और मेरे लिए चिंतनीय विषय है। जितना ज़रूरी नए प्लांट्स को लगाना है उतना ही ज़रूरी हमको पुराने को बचाना भी है। तब तक चुप रहना जब तक हमारे खुद पर बात नहीं आ जाए, ये मनुष्य की एक आदत है। लेकिन यकीन मानिए उन आदिवासियों के दर्द को एक बार महसूस कीजिए जिनका आज घर उजड़ रहा है। आज इस पे अगर आपने और हमने खड़े होकर बात नहीं की, कुछ किया नहीं, तो ये शायद कल आपकी और हमारी कहानी हो सकती है, क्योंकि प्रकृति का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। उसको आप या हम या हमारी आने वाली कई जनरेशन्स फुलफिल नहीं कर सकती है। तो यही थी आज की हमारी एक खास चर्चा। हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं। हसदेव अगर कटता है, खत्म होता है, तो इसका सीधा असर सिर्फ उन 4 जिलों पर नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ पर पड़ेगा। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। अगले अंक तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।